ये है लखनऊ। लखनऊ तो हमारा प्रिय नगर है और मैं श्याम कुमार हूँ। लखनऊ से भी जुड़ा रहा। मेरी न्यू प्रयागराज की है, लेकिन इधर का उत्तरार्ध तो लखनऊ ही में बीत रहा है और मेरा शरीर भी शायद यहीं जाएगा। लखनऊ से मुझे मोहब्बत है। भारतीय संस्कृति का गढ़ है लखनऊ। लक्ष्मण जी की नगरी है। यहाँ मेरी तो यही विनती है कि लखनऊ के प्राचीन इतिहास को हमारी सरकार जीवंत करे। नमस्कार, ये है लखनऊ और मैं हूं अनुपम चौहान। ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलून। दोस्तों, जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ की इमारतें भर नहीं बल्कि वह लोग भी होते हैं जिनका पसीना इन इमारतों की बुनियाद को खड़ा करने में लगता है। जिस संस्कृति, सभ्यता और परंपरा की बातें अक्सर होती हैं, उसे संजोने के लिए किसी ने अपनी जवानी खपाई होगी। इस सब पर बात करना कितना आसान है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए लोग कितनी बड़ी कीमतें चुकाते हैं, यही आज के एपिसोड में हम जानेंगे। ये है लखनऊ और मैं हूं एसबी सिंह उजागर। और ये आप साहित्य से भरा जो कमरा देख रहे हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार श्याम कुमार जी का है। श्याम कुमार को आप आधुनिक निराला की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से निराला जी ने कठिन तपस्या की थी साहित्य के लिए, उसी तरह से श्याम कुमार जी का तपस्या का इतिहास रहा है। इस सुसज्जित ड्राइंग रूम में आप देख रहे हैं जो ये साहित्य का ढेर है, ये इनकी जिंदगी भर की तपस्या है। इस सुसज्जित ड्राइंग रूम में कागजों के बेतरतीब बिखरे बड़े बड़े बंडल और इन बंडलों के ढेर को नोटों से बदलकर यदि कोई खुश हो सकता है तो वह या तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो सकते हैं या इस आधुनिक दौर में वरिष्ठ पत्रकार श्याम कुमार। इलाहाबाद का जो परिभवन था, जिसको हरिवंश राय बच्चन ने परिभवन नाम दिया था, वो भी किसी जमाने में आपका हुआ करता था। उस परिभवन से बहुत सारी यादें आज भी जुड़ी हुई हैं। आने वाले एपिसोड में हम परिभवन के विषय में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे श्याम कुमार जी से इस संदर्भ में कि उन्होंने एक लंबा समय गुजारा है लखनऊ में और इस पत्रकारिता के क्षेत्र में। उन्होंने किशोर कुमार की जो जयंती होती है, एक शाम किशोर कुमार के नाम नाइट का जो है इन्होंने आयोजन करते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं और सबसे प्रचलित कार्यक्रम है इनका घोंगा बसंत सम्मेलन, जो होली के दरमियान होता है। घोंगा बसंत सम्मेलन आपके द्वारा किया जाता है, जिसमें शासन प्रशासन, सरकार के मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स की एक बड़ी लाबी उसमें शिरकत करती है। बड़े कवि लोग आते हैं कवि सम्मेलन में। तो आज हम उनसे रूबरू कराएंगे कि सर, ये जो यात्रा है, जो आपकी साहित्य साधना है, ये कहाँ तक और जाने वाली है और इस साधना का फल आपको अभी तक मिला कि नहीं मिला? पिताजी बड़ी समाज सेवी रुचि के थे, समाज सेवा के प्रति समर्पित थे कहना चाहिए, और मेरी माता जी भी। तो वो समाज सेवा के अलावा सांस्कृतिक अभिरुचि भी थी उनकी। केसर सभागार में कभी भजन संध्या, कभी संगीत संध्या, कभी शास्त्रीय संगीत का, उस समय शास्त्रीय संगीत का बड़ा प्रचलन था, लोकगीतों का बड़ा प्रचलन था, उनके आयोजन करते थे। पिताजी शायर भी थे, तो वो मुशायरे किया करते थे उसमें, और मुशायरे भी केसर सभागार में अखिल भारतीय ऑल इंडिया मुशायरे होते थे। उस समय मुशायरे और कहीं बहुत कम होते थे। ऑल इंडिया मुशायरा तो प्रयागराज में सिर्फ हमारे यहाँ होता था। और इतना ही नहीं, वो मुशायरे आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होते थे और आकाशवाणी केंद्र सारे संयंत्र ले आता था हमारे घर में और बगल के कमरे में फिट करता था, और वहाँ से वो मुशायरे डायरेक्ट पाकिस्तान तक प्रसारित होते। इलाहाबाद की आलीशान परी कोठी के मालिक रहे श्याम कुमार इस छोटे से ड्राइंग रूम में यदि आज दिखाई दे रहे हैं तो इसके पीछे उनकी संस्कृति और परंपराओं के प्रति प्रेम और उसे बचाने की जिद थी, जो उन्हें रईस से एक फक्कड़ पत्रकार के रूप में बदल देती है। हमारे मुशायरों की इतनी धूम थी आपके उसी परिभवन से, उसी परिभवन के सभागार से।
तो मुस्लिमों में मुशायरा हाउस के रूप में भी मशहूर था हमारा घर। तो उसमें जब हम बड़े हुए और लिखने में रुचि हुई और हम भारती की स्थापना 1961 में की, पत्रकारिता में आए, एक अपना एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया और वहाँ के देश का सबसे उस समय बहुत प्रतिष्ठित था दैनिक भारत, लीडर भारत बड़े मशहूर थे। उसमें हमने 1961 2 नवंबर को जब वहाँ हमने प्रवेश किया तो उसके बाद फिर हमने थोड़ी धारा बदली और भारती की स्थापना भी उसी साल 1961 में जनवरी में कर चुके थे। तो हमने कुछ नई चीज़ें करने की हमारे मन में बड़ी उत्कंठा रहती थी। इन्होंने रंग भारती, अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद, भारतीय नागरिक परिषद, मोहल्ला कल्याण समिति, डायमंड डेयरी कॉलोनी कल्याण समिति तथा विचार मंच जैसे आधा दर्जन से ज्यादा संगठन और संस्थाएं खड़ी की। इनके द्वारा आयोजित होली पर घोंगा बसंत सम्मेलन, किशोर कुमार की जयंती पर एक शाम किशोर कुमार के नाम, हिंदी पत्रकारिता दिवस और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जैसे कार्यक्रमों की धूम 4 से 5 दशकों से अनवरत जारी है। जब यह इलाहाबाद में थे तो इनके घर महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरवंश राय बच्चन जैसे बड़े बड़े कवियों का आना जाना था। इनके कमरे में ये जो कागजों का ढेर आप देख रहे हैं, यह इनकी जिंदगी भर की वह साधना है जिसकी खातिर इन्होंने दौलत के ढेर को ठुकरा दिया। लोगों की जितनी उम्र होती है, इनकी पत्रकारिता की उतनी उम्र हो चुकी है। 6 दशक से ये हिंदी पत्रकारिता की सेवा कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्होंने कई तरह के प्रयोग किए। अब तो बिल्कुल जर्जर हो गए। उस समय लगता था कि हम छलांग लगाएंगे वो आसमान पर पहुंच जाएंगे, इतना जोश रहता था और नई चीज़ें करने का बहुत ही ज़्यादा लगन, उत्साह, जोश रहता था। तो हमने सोचा कि क्योंकि हमारे यहाँ मुशायरे होते थे, कवि लोग भी आया करते थे, लेकिन कवि सम्मेलन उस समय मिले जुले हुआ करते थे। अधिकतर उस समय ब्रजभाषा का प्रभाव था, तो ब्रजभाषा की और श्रृंगार रस की रचनाएं कवि किया करते थे और इनके कवि ज़्यादा होते थे। खड़ी बोली पनप रही थी उस समय। ये निराला, पंत, महादेवी, ये सब मैथिली शरण गुप्त वो खड़ी बोली के अग्रज कहे जा सकते हैं। ये सब खड़ी बोली को संस्कारित कर रहे थे और उसमें रचनाएं हो रही थी। तो काफ़ी 25 जी की वजह से कविताएं इतनी लोकप्रिय हुई। वो पहले कवि थे जिन्होंने कविताओं को आम जन में लोकप्रिय बनाया। बच्चन जी के बाद गोपाल सिंह नेपाली और नीरज जी को वो श्रेय प्राप्त हुआ, लेकिन पहला श्रेय बच्चन जी को है। तो मैंने ये सोचा कि जब हिंदी की कविताएं श्रृंगार रस की, वीर रस की, यही दोनों ज़्यादा होती थी, तो हमने ये सोचा कि जब ये हो रही है और इन कवि सम्मेलनों में एकाध हास्य के कवि रख लिए जाते थे। जैसे उस समय पेढ़ब बनारसी कवि थे, भैया जी बनारसी थे, चोंच थे, इस तरह 3-4 कवि उस समय थे। उनमें से किसी एक को उन श्रृंगार और वीर रस के कवियों में शामिल कर लिया जाता था। तो मेरे मन में विचार आया कि जब ये कवि सम्मेलनों में ये हास्य के कवि इतना लोगों की महफिल लूट लेते हैं, तालियां बजवा लेते हैं, तो अगर हम शुद्ध हास्य का आयोजन करें तो वो एक नई चीज़ होगी। तो जो लोगों से चर्चा की तो लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, कहे अरे इतना तब तो लोगों का पेट फट जाएगा, फिर आपको जेल हो जाएगी। तो वही तब तो हम लड़के थे, हमारे यहाँ शायरों से हमने चर्चा की, शायर लोग भी सभी ने मजाक, किसी ने हमें प्रोत्साहित नहीं किया। अच्छा, ये हास्य सम्मेलन उसी समय से शुरू हुआ है? उसी समय हमने देश का, अब जब आपने उसकी चर्चा की है तब आप सुन लीजिए। घोंगा बसंत सम्मेलन
किस तरह से शुरू हुआ। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तरह यह भी अपना खाना स्वयं बनाते हैं और यदि कोई इनसे मिलने चला जाता है तो उसके लिए भी बना देते हैं। मौसम कोई भी हो, लेकिन नियमित रूप से राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय और विधान भवन जाना इनकी आदत में शामिल है। प्रयागराज में जो पत्रकारिता का मेरा इतिहास रहा वो तो बड़ा लंबा है, उसके बारे में तो किसी अलग से बताएंगे। लेकिन जब हम लखनऊ आ गए तो लखनऊ में अच्छा एक मज़े की बात ये रही हमारे साथ कि मैंने या तो अपना जनसंसद साप्ताहिक अखबार निकाला या दैनिक भारत अखबार में हम गए। वो भी हम खुद नहीं गए, वहाँ के प्रधान संपादक हमारे पिताजी के मित्र थे और मेरे घर आया करते थे, लेकिन मैं कभी उनसे मिला, भेंट मेरी नहीं हुई थी। जब पिताजी की मेरी अचानक देहांत हुआ, डेथ हुई, तो उन्होंने मुझे अपने अखबार में बुला लिया और वहाँ मैं गया और उन्होंने मुझे रखा। लेकिन मेरी घर में वातावरण साहित्यिक था और दर्जनों अखबार आते थे, दर्जनों पत्रिकाएं आती थी, बड़े बड़े साहित्यकारों से इन सबसे संबंध था। तो हमारी रुचि जो है भाषा के प्रति परिष्कृत बहुत अधिक हो गई तभी से। यानी भाषा की अशुद्धि मेरी हाई स्कूल और इंटर से ही बिल्कुल दूर हो गई, कोई अशुद्धि नहीं होती थी। तो हमारी कद्र होने लगी। तो जब हम लखनऊ आए तो हमने कहीं नौकरी नहीं की, हम इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं, हम वो करने लगे, लिखने लगे और तमाम अखबार हमसे आलेख हमारे लेने लगे, तो बहुत जगह छपने लगा। तो ये जो हमारे आलेख थे इसमें हमने तरह तरह के लिखे, हर तरह से लिखे, इतनी वैरायटी है इसमें कि जिसकी आप सोच नहीं सकते। श्याम कुमार खुद बताते हैं कि यह तकरीबन 10,000 उनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा आर्टिकल चूहों ने कुतर डाले। उनसे बचाने के लिए ही इन्होंने इसे अपने ड्राइंग रूम में रख लिया। अभी इस वैरायटी में मैंने पत्रकारिता जीवन का इतिहास तो शुरू ही नहीं किया है, वो तो एक बड़ा लंबा है, लेकिन उसमें मैंने करीब 10,000 आर्टिकल लिखे, आलेख लिखे और लिखते जाते थे। व्यस्तता मेरी समाज सेवा की भी, ये संस्थाओं के माध्यम से हम समाज सेवा में भी बहुत जुड़े रहे। प्रयागराज में भी वहाँ की, यहाँ तो हम डायमंड डेयरी कॉलोनी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, मोहल्ले के समाज सेवा के लिए इस क्षेत्र के, लेकिन वहाँ तो हमारे कई मोहल्लों की एक बहुत बड़ी क्षेत्र कल्याण समिति थी जिसके हम अध्यक्ष थे। हम बहुत समाज सेवा के कार्य करते थे, तो उसमें मेरी दिनचर्या बीतती थी। फिर यानी मेरा सुबह से उठने से लेके रात सोने तक कोई समय अपना नहीं रह गया था। सिर्फ पत्रकारिता, लेखन, समाज सेवा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यही 3-4 गतिविधियाँ मेरी रह गई। सर, पत्रकारिता में आपने बहुत प्रयोग किए, 10,000 से ज्यादा आपने आर्टिकल लिखे अलग अलग विधाओं में। सबसे ज्यादा आपको क्या लिखने का दिल करता है? कौन सी विधा है जिसको आप सबसे ज्यादा लिखने का दिल कर रहा हो? ऐसा है कि माँ को तो हर बच्चे प्यारे होते हैं, तो मुझे भी अपनी लेखनी से प्रस्फुटित जितने भी आलेख हैं सभी बहुत प्रिय हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे व्यक्तित्व से इतनी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं और उन यादों की इतनी किस्में हैं, वैरायटी है कि इतनी वैरायटी है, लेकिन मेरे लेखन में संस्मरणों का जो स्थान है उसका कोई जोड़ नहीं है। ऐसे संस्मरण है जो किसी के पास हो ही नहीं सकते हैं। महादेवी का संस्मरण, फिराक साहब का संस्मरण, पंत जी का संस्मरण, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का संस्मरण और
पत्रकारिता के संस्मरण, लोगों के संस्मरण, राजनीतिज्ञों के संस्मरण, नेताओं के संस्मरण, अफसरों के संस्मरण, इतनी वैरायटी है, इतने अधिक संस्मरण है, वो किसी के पास होंगे नहीं, और जिनके पास रहे भी होंगे तो उन्होंने लिखा नहीं होगा। मेरे पास भी 10,000 आर्टिकल में मैंने कोशिश की कि इनको बचाऊं, ये सब नष्ट हो रहे हैं। 2-3 हज़ार आलेख तो मेरे चूहे खा गए, दीमक खा गई, तो मैं इनको बचाने के लिए मैं यहाँ ले आया अपने ड्राइंग रूम में, और भीतर भी और भी हैं बहुत से। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनको संजो के इनका वर्गीकरण कर दूँ, और अगर कोई मेहमान हो गया, इसका पुस्तकाकार हुआ, तो ये इतना मैं कह सकता हूँ कि बड़ी बहुमूल्य निधि होगी। लोग इसका महत्व समझ नहीं रहे, क्योंकि जो चल रहा है उसी को लोग समझते हैं उपलब्धि, लेकिन उसके अलावा भी उपलब्धि हो सकती है, कोई नहीं सोचता। फिराक साहब के जो मैंने 5 साक्षात्कार लिए, तो देश में कहीं कोई उस तरह के साक्षात्कार हो ही नहीं सकते, ऐसी नायाब चीज़ है। महादेवी वर्मा, बहुत चीज़ें हैं। अब इसका संक्षेप में तो मैं यही कहूँगा कि यही इसकी रूपरेखा। सर, जब आप लखनऊ आए थे जिस दौर में, उस दौर में लखनऊ और आज के दौर का जो लखनऊ है, इसमें कैसे कैसे बदलाव आता गया? उस बदलते स्वरूप को आपने, लखनऊ के बदलते स्वरूप को आपने बहुत नज़दीकी से देखा है, तो सर मतलब कैसा सोच के आप आज महसूस करते हैं कि एक वो दौर था आपका, साहित्यकारों का, कवियों का, पत्रकारों का एक ग्रुप, और एक आज की पत्रकारिता, दोनों में कितना अंतर पाते हैं सर आप? ऐसा है, अगर पत्रकारिता की बात करेंगे आप, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, लोगों को बुरी भी लग सकती है। इस पे कभी बात करेंगे, मैंने हिंदी पत्रकारिता के प्रति मेरा योगदान, लेकिन मैं आज संक्षेप में बता रहा हूँ कि उस समय पत्रकारिता मेरी मान्यता है कि भाव, भाषा और अभिव्यक्ति, इन 3 का संगम पत्रकारिता है। भाव, भाषा, अभिव्यक्ति, इनमें एक पक्ष भी कमजोर होगा तो पत्रकारिता कमजोर होगी। लेकिन उस समय पत्रकारिता में ये तीनों पक्ष मैंने सीखा ही उन लोगों से, अपने वरिष्ठों से। कोई मैं जन्मजात तो ये ज्ञान हुआ नहीं, मैंने जो सीखा ये तीनों अंग लेखन के उस समय बड़ी गंभीरता से उनका पालन किया जाता था। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने को लेकर इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। आज इन्हें खुशी है कि इलाहाबाद को उसका पुराना नाम मिल गया, लेकिन इस नाम परिवर्तन की कहानी में इनका नाम कहीं नहीं है। जिस पर इन्होंने भरोसा किया उसने ही इन्हें लूट लिया। इलाहाबाद की परी कोठी की देखरेख जिसके भरोसे छोड़ी, उसी ने कूट रचित पेपर तैयार करवा कोठी अपने नाम करा ली। तो दुनिया पर से इनका भरोसा बेशक उठ गया, लेकिन कला की साधना करना इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। लखनऊ का बेड़ा सोहर और मिर्जापुर की धुनदार कजली का जिक्र आते ही इनकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं और कहते हैं कि इन्हें मिर्जापुर की धुनदार कजली सुनने की बड़ी तलब है। अब मैं गा नहीं सकता, लेकिन मेरी इच्छा होती है मिर्जापुर की कजली की धुनदार कजली, मिर्जापुर की कजली की धुनदार कजली। दूसरी है चैती, तीसरी है ब्याह शादियों में गाया जाता था, लोग रोने लगते थे। और चौथी है लखनऊ का बेड़ा सोहर। इन 4 विधाओं का लोकगीतों में कोई जवाब नहीं है। ये रुला देने वाली विधाएं थी। अब मेरे गले में आवाज़ ही नहीं रही, नहीं तो मैं कुछ न कुछ इनके नमूने पेश करता। 2 लाइनें सर बता दीजिए ऐसे ही। लेकिन बेड़ा सोहर की सर 2 लाइनें। एक प्रवीण श्रीवास्तव है, ये हमारे रिलेशन में थे। योगेश प्रवीण। हाँ, श्रीवास्तव नहीं लिखते थे, योगेश प्रवीण हमारी तरह वो भी नहीं लिखते। तो प्रयागराज में उनके निकट रिश्तेदार थे,
लोग भी आते थे, वो लोग भी यहाँ आते थे, तो वहाँ अक्सर जमती थी बेड़ा सोहर की महफिलें। तो अब तो सबकी डेथ हो चुकी है। बेड़ा सोहर तो ख़त्म हो ही गया है। शायद कहने को कोई एक आध पता करूँगा पुराने लोगों में, लेकिन मुझे तो उम्मीद है। ये प्रवीण योगेश प्रवीण ही को मैं घेरा करता था कि तुम क्या ये नवाबों के लहंगे में गोटा, यही सब लिखते रहते हो फालतू की बातें। अरे जो वास्तविक रक्षा करनी उसको करो, लेकिन उसको वही बेवकूफ़ी में वही चीज में लगा रह गया, डेथ भी हो गई। नहीं तो बेड़ा सोहर की रक्षा कर सकता था। सर बेड़ा सोहर की 2 लाइन बताइए, हम भी तो सुने कि मतलब किस तरह का हुआ करता था। सोहर तो गाया जाता अभी भी। हाँ। बेड़ा सोहर में वो स्टाइल दूसरी है, बड़ी मार्मिक है। ब्याह में बड़ी मार्मिक रो देते थे। चैती मिर्जापुर की कजली एक ही कजली होती है। मिर्जापुर की गायिका है उर्मिला श्रीवास्तव, पद्मश्री मिला है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले फोन किया, हमने कहा कि मिर्जापुर में बेड़ा सोहर, अरे ये धुनदार कजली गाने वाला कोई बचा है कि नहीं, तो उन्हें भी नहीं पता था। कहने लगे पता करूँगी। हमने कहा ये दुर्भाग्य है कि तो बेड़ा सोहर तो धुनदार कजली में एक ही धुन शुरू होती है, उसमें फिर धुन बदलती। आज ना 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 मेरे ना 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 है, ना 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 है, ना 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 है, ना 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 है, ना 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 आय ना 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 ना। इस तरह तमाम धुनें उसमें बदलती हैं। ये सर मिर्जापुर, आदमी सोच नहीं सकता कि इसके बाद ये आ जाएगा। ये कजली थी मिर्जापुर की कजली की धुनदार कजली। दोस्तों, श्याम कुमार की अवस्था अब ऐसी नहीं है कि उनसे सवाल जवाब कर कुछ निकाला जा सके। इसलिए टीम ने उन्हें फ्री स्टाइल बोलने दिया और उनके अनमोल शब्द अनकट रूप से आपके समक्ष परोस दिए गए। क्या करें, मेरी कोई सुनता ही नहीं। इन सब की रक्षा कर दीजिए। संस्कृति में मैं तो हाथ जोड़ता रहा मुख्यमंत्रियों के। अब तो मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं होते, तब तो मुख्यमंत्रियों के साथ हम लोगों की तो मित्रता रहती थी, रोज बैठकें होती थी। नारायण तिवारी और पहले के सब पूर्णानंद और ये फतेह बहादुर सिंह के पिता वीर बहादुर सिंह, और ये कितनी हम लोगों, तो मैं हाथ जोड़ जोड़ के कहता था कि इसकी रक्षा कीजिए। बगुड़ा से तो मेरी दोस्ती। हाँ, ये भी बता दें, एक बार मैं राष्ट्रवादी, मेरा परिवार राष्ट्रवादी रहा, मैं राष्ट्रवादी रहा शुरू से। मेरे प्रधान संपादक ने पहले दिन मुझे कहा कि देखो बेटा, पत्रकारिता में कहे ये हमेशा ध्यान रखना कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये उन्होंने मंत्र दिया, आज तक उस मंत्र का पालन कर रहा हूँ। तो मैं राष्ट्रवादी लिखता रहा या लेखों में। एक बार फेसबुक में एक ने मुझे व्यंग किया कि अब तो आपको राज्यसभा की सीट और पद्मश्री पक्की हो गई, ये उसने लिखा। तो मैंने अगले दिन फिर लिखा, हमने कहा महाराज तुमने ये लिखा है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, लेकिन मेरा जो योगदान है वो इनसे कहीं अधिक बड़ा है। हिंदी पत्रकारिता में मेरी नींव में मैं हूँ। हिंदी पत्रकारिता की, हास्य कवि सम्मेलन की नींव में मैं हूँ। तब ये डांस म्यूजिक के कंपटीशन नहीं होते थे, ये मैंने शुरू किया। तमाम चीज़ें मैंने पहली बार शुरू की। मेरे रंगभाती का एक खेल विभाग था, उसमें मैंने गोली कंचा प्रतियोगिता शुरू की। भारतीय खेलों में गुल्ली डंडा की प्रतियोगिता, सब हंसते थे, लेकिन मैंने ये सब किया।
तो वो उसने लिखा, तो मैंने लिखा कि हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम सुना होगा। वो जब मुख्यमंत्री थे और मैं शीर्षक पत्रकार था, मुझे मेरी उनसे मित्रता थी। मेरे घर प्रयागराज में वो आया करते थे, वो भी प्रयागराज के थे। तो हमने कहा वो मुझे अपनी कैबिनेट में लेना चाहते थे मंत्री, लेकिन मैंने उनसे कहा कि बहुगुणा जी, मेरी आपकी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं उसके सिद्धांत और मेरे सिद्धांत में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का अंतर है, इसलिए मैं अपने सिद्धांत से, आदर्श से समझौता नहीं कर सकता। बहुगुणा जी बड़े प्रसन्न हुए, कहे श्याम कुमार जी, आपकी स्पष्टवादिता की मैं तारीफ करता हूँ। अब आप ये वाक्य तो बहुत लोग कह चुके हैं, आप वास्तव में वन पीस हैं, या अपने आप में अनोखे हैं। सर, चैनल से मैसेज आया है ऑफिस से, वो कह रहे हैं कि सर से कहिए कि सोहर की 2 लाइनें अभी उन्होंने नहीं बोली हैं। ये मैसेज अभी आया वहाँ से, ऑफिस से। क्या कोई और नहीं देखता है? अरे सर, बहुत लोग देखते हैं। तुम दोनों के अलावा भी? हाँ। अरे क्या हमारी बातें वहाँ सुनाई दे रही? हाँ। अरे तो लोग भी सोचते होंगे कहाँ तुम लोग फंस गए थे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। जाओगे तो बड़ी सहानुभूति देंगे, हो सकता है कोई चप्पी वाला बुला रखा। सर, जब भी आप बोले इधर देख लीजिए, क्योंकि आप उधर कैमरे इसमें सर यहाँ देख के बोलिए। इसमें सर सामने देख के बोलिए, वो लाइट जल रही है वहीं पे, आप वहीं देख के बोलिए। और सर वो लाइन जरूर बोल दीजिए, 2 लाइनें, चाहे ऐसे ही बोल दीजिए बातों बातों में सोहर की, ताकि जो है हम लोग खोजें तो पता रहे कि ये मतलब ये बेड़ा सोहर ऐसा होता है। बेटा, जब से आवाज़ गई, गाना छोड़ दिया, तब से ये चीज़ें भी अब जानते हैं कि अब हम गा ही नहीं पाएंगे, तो इनसे ध्यान हटा लिया है। लेकिन सोचना पड़ेगा, वो उसकी एक बिल्कुल अलग वो है। कुछ सोचेंगे बेटा, कुछ लाइनें सोच लेंगे, तब वो। कोई बात नहीं। तब तक लखनऊ से जुड़ा कोई किस्सा बताइए सर, लखनऊ से जुड़ा हुआ किस्सा, पुराने लखनऊ से जुड़ा हुआ कोई किस्सा एक सुनाइए। ये भी वही ऑफिस से कहा गया है कि सर से कहिए कोई पुराने लखनऊ से जुड़ा हुआ कोई किस्सा एक बताएं, कोई रोचक किस्सा, मजेदार किस्सा लखनऊ से जुड़ा हुआ। अब पुराने लखनऊ में सिवाय पुरानी इमारतों के और तो कुछ था ही नहीं। ये सब चीज़ें बाद में विकसित हुई। अमीनाबाद एकमात्र ऐसा बाजार था कि जहाँ कुछ रौनक रहती थी। अब बाग बगीचा था, अब तो अमीनाबाद देखकर रोना आता है। बताइए, ये सब अब क्या कहे। जब शरणार्थी आए तो प्रयागराज में भी एक ऐसे ही है, एक पार्क है चौक पे, जैसे यहाँ अमीनाबाद है। वहाँ पे शरणार्थियों को दुकानें बना के दे दी, और यहाँ सारा पार्क की शोभा वर्धा। इतना सुंदर पार्क था, उस समय जाते थे, बहुत रौनक रहती थी। तो सर, लखनऊ की शाम के बारे में कुछ बताइए। कहा जाता है कि सुबह बनारस, शाम अवध। प्रयागराज में हमारे रंगभारती के सदस्य एक बहुत बड़े शायर थे, माहिरुल हमीदी, माहिर साहब कहते थे उनको। उनकी एक गज़ल का शेर है, सुबह बनारस देख के हैरान, सुबह बनारस देख के हैरान, तेरे हसीन रुखसारों को, तेरे हसीन गालों को देखकर बनारस की सुबह हैरान है, कितनी खूबसूरत कपोल में हो सकते हैं। निकहते शामे अवध में तेरी जुल्फ के खम के चर्चे हैं। लखनऊ की अवध की शाम के में इस बात के चर्चे हैं, तेरी जुल्फ के में जो खम है, जो लहर है, और उस तेरी निकहते शाम अवध में तेरी जुल्फ के खम के चर्चे, उनकी चर्चा होती कि तेरी जुल्फ इतनी लहरदार है कि वाह, इसका कोई जोड़ नहीं। मेरा भी शाम को हजरतगंज में पैदल टहलने चला जाया करता था, और वो शाम हजरतगंज, अमीनाबाद तो दूर पड़ जाता था थोड़ा, लेकिन हजरतगंज अक्सर ही चला जाता था। तो वो शाम, लखनऊ की शाम मशहूर हो गई वो।
एक समय था जब सूबे के सभी मुख्यमंत्री इनसे मिलने को लालायित रहते थे, लेकिन एक दौर यह भी है जब यह अपने 10,000 आर्टिकल की गठरी लिए निराला की तरह भटक रहे हैं कि कोई प्रकाशक इनकी किताबें छाप देगा। सरकार हर साल करोड़ों रुपए का बजट विभिन्न तरह के साहित्यकारों की किताबें छापने में खर्च करती है, लेकिन श्याम कुमार जी का साहित्य देखने की फुर्सत ना तो सरकार को है और ना आज के दौर के प्रकाशकों के पास। तो हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार श्याम कुमार जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताते रहें, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं लखनऊ के विषय में ये भी हमें कमेंट्स करके बताएं। ये है लखनऊ, मैं हूं एसबी सिंह उजागर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है लखनऊ। लखनऊ तो हमारा प्रिय नगर है और मैं श्याम कुमार हूँ। तो दोस्तों, ये है लखनऊ कार्यक्रम में आप बने रहिए। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।